Hello my dear students, today I will teach you 10th history, first chapter, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। प्रीवियस वीडियो में मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बताई थी और उसमें हम देखे थे कि किस प्रकार ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में पर्शिया का किस प्रकार डोमिनेंस हो करके जर्मनी को यूनिफाई किया गया, यानी जर्मनी को एक नेशन स्टेट में तब्दील किया गया। आज मैं बताने जा रही हूँ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इट मीन्स अब इटली को किस प्रकार यूनिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आखिर इटली का यूनिफिकेशन है क्या। इट वाज द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। ये एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जितने भी समाज सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनका एनलाइटमेंट होता है, तब वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ती है और नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ती है तब इस यूनिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सोशल मूवमेंट दैट कंसोलिडेटेड डिफरेंट स्टेट, जो कि डिफरेंट स्टेट वहाँ के अदर फॉरेनर का जो डोमिनेंस था उस डोमिनेंस को हटाने के लिए इटालियन पेनिनसुला इनटू द सिंगल स्टेट ऑफ किंगडम। अब उस जर्मनी जो डिफरेंट टेरिटोरीज में टूटा हुआ था उसको सिंगल स्टेट ऑफ किंगडम में किस प्रकार तब्दील किया जाए इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में। इट बिगेन इन 1850। अब ये इटालियन यूनिफिकेशन है, ये शुरू होता है 1815 में एंड कंप्लीटेड इन 1871 और 1871 में ये कंप्लीट होता है उस समय जब रोम बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम, यानी कि पूरे इटली जो एक किंगडम आ जाता है उसका कैपिटल रोम को बना दिया जाता है। अब इस प्रकार ये इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है 1815 में और कंप्लीट होता है 1871 में। अब हम एक बार इटली के मैप को देख लेते हैं। ये तो कोई मैप है नहीं, फिर भी एक रफ डायग्राम मैं की हुई हूँ कि इटली जो जिस समय नेपोलियन का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था, उससे पहले का ये मैप है। अब इस मैप में इट मीन्स ये मैप जो है वो 1796 के पहले का ये मैप है। उस समय इटली को डिफरेंट टेरिटोरीज में डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहले इटली का एक डायग्राम आप देखें। इटली के नॉर्थ में आपको दिख रहा है कि आल्प्स माउंटेन है। आप नेट से खोल के मैप देख लेंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इटली के नॉर्थ में आपको एक आल्प्स माउंटेन दिया हुआ है और इसके साउथ में मेडिटेरियन सी है, ईस्ट में आपको एड्रियाटिक सी है और टाइरिन में ये साउथ ये वेस्ट में आपको टाइरेनियन सी है। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ इटालियन पेनिनसुला। जिस प्रकार की इंडिया भी एक पेनिनसुलर कंट्री है, उसी प्रकार इटली भी एक पेनिनसुलर कंट्री है जिसमें कि तीन तरफ ये सी से घिरा हुआ है, टाइरेनियन सी, एड्रियाटिक सी एंड मेडिटेरियन सी, और एक तरफ आपको आल्प्स माउंटेन से घिरा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है इसके अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूखंड है। अब इसके मतलब नॉर्थ साइड में आप देखेंगे सबसे पहले है किंगडम ऑफ पीडमोंट और किंगडम ऑफ सार्डिनिया। ये किंगडम ऑफ पीडमोंट और सार्डिनिया ये दोनों एक ही है, जिसके चलते इस दोनों के एक ही नाम से पुकारा जाता है, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, या इसको सार्डिनिया पीडमोंट भी बोला जाता है। फिर आप देखिए इससे जस्ट सटे लोम्बार्डी है, फिर यहाँ पे पार्मा है, उसके इधर वेनिस है, फिर मोडेना है, मोडेना के नीचे टस्कनी है, फिर उसके आप साउथ में जाएंगे तो पेपल स्टेट्स है और पेपल स्टेट्स के साइड में रोम एक छोटा सा, ये भी एक मतलब स्टेट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे उसके नीचे
नेपल्स है और यहाँ सिसिलीज है। अब इस नेपल्स का नाम बदल के सिसिलीज ही बना दिया गया। इट मीन्स ये टू पार्ट्स, दोनों पार्ट सिसिली के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेपल्स और टू सिसिलीज इसको कहा जाता है। इस प्रकार एक हम इटली का रफ डायग्राम देखते हैं। अब किस प्रकार ये जो विभिन्न टेरिटोरी में जो डिवाइड है इसको हम किस प्रकार एक यूनिफाई करेंगे, अब एक एक करके उसकी मैं चर्चा करूंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब नेपोलियन का इस पे इन्वेजन होता है, नेपोलियन जब इस पे आक्रमण करता है तो ये जो 7 भागों में डिवाइड था उसको 4 भाग में तोड़ देता है ये। और जब यहाँ पे ये इन्वेजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब यहाँ पे इटली का ये नेपोलियन का इन्वेजन होता है, वही नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ की हम फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम पढ़े थे, तो जब इस पे इसका डोमिनेशन होता है तो यहाँ के जितने भी टेरिटोरीज हैं यहाँ पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ती है, क्योंकि ये फॉरेनर डोमिनेंस थे। तो ये सब स्टेट्स आपस में ये सोच रहे थे कि हम फॉरेनर डोमिनेंस में नहीं रहेंगे, जिसके चलते ये सब आपस में एक होना चाह रहे थे। लेकिन एक होने में तो बहुत सारे हेम्पर थे, तो उस हेम्पर को कैसे हटाया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपोलियन के इन्वेजन के बाद जब नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन को डिफीट किया जाता है, किनके द्वारा, तो ग्रेट यूरोपियन पावर जिसमें कि ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, पर्सिया है, रशिया है, ये सब मिलके इनको नेपोलियन को डिफीट करते हैं। और वियना ऑफ मतलब ट्रीटी ऑफ वियना यानी कांग्रेस ऑफ वियना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शुरू होती है कहाँ में, तो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। ये हम चीज पहले ही मैं बता दी हूँ। तो जब वहां पे वियना ट्रीटी होती है तो अब नेपोलियन के द्वारा जितने भी भूभाग, जितने भी टेरिटोरी को जीता गया था, वो सारे टेरिटोरीज को आपस में डिवाइड करना था, यानी आपस में बांटना था। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन ये भी नहीं चाहेगा कि हम जितने भी नेपोलियन का जीता हुआ पार्ट्स है वो ऑस्ट्रिया को दे दें। ऑस्ट्रिया भी नहीं सोचेगा कि उनके पार्ट्स को हम पर्सिया को दे दें। पर्सिया भी ये नहीं सोच रहा था कि हम जीते हुए भाग को रसिया को दे दें। इस प्रकार ट्रीटी ऑफ वियना में हम देखते हैं कि ये यूरोपियन पावर जो था, ग्रेट यूरोपियन पावर, ये आपस में बैठ करके वियना में डिवीजन ऑफ द कंकर ऑफ नेपोलियंस पार्ट का डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि ये चारों कंट्री जो थे, बड़े बड़े कंट्री, ये सब आपस में उनके कंकर किए हुए पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। उसके अनुसार अब हम देखेंगे कि इटली में अब किसका किसका यहाँ पे डोमिनेंस है। तो उसके अनुसार जो सार्डिनिया पीडमोंट है, यहाँ पे सार्डिनिया पीडमोंट, ये दोनों पार्ट पे जो डोमिनेंस था, इटालियन प्रिंस का ही डोमिनेंस था। यहाँ पे फॉरेनर मतलब डोमिनेंस नहीं था, सिर्फ इटालियन प्रिंस जो वहाँ के थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसका डोमिनेंस था ये पीडमोंट पे। और ये सार्डिनिया, ये दोनों एक ही भाग है, सार्डिनिया ही बोला जाता है। इस दोनों पे विक्टर इमैनुअल सेकेंड का डोमिनेंस था। फिर आप देखेंगे कि नॉर्थ में चले जाएंगे, ये लोम्बार्डी हो गया, पार्मा हो गया, वेनिस, मोडेना, टस्कनी। तो ये सब पे, ये नॉर्थ भाग में इस पे डोमिनेंस था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का वहां डोमिनेंस था। फिर पेपल स्टेट जो बीच में आपको सेंटर में पढ़ते हैं, पेपल स्टेट इटली के मध्य भाग में। तो इस पेपल स्टेट्स पे जो है वो पोप का शासन था, यानी कि फ्रांस के जो कुछ पोप थे उनका इस पे आधिपत्य था। अब लास्ट में जो साउथ भाग में आता है सिसिलीज, जिसको हम टू सिसिलीज के नाम से जानते हैं, उस पे डोमिनेंस था बर्बन किंग्स का। अब वो बर्बन किंग्स नहीं जो फ्रांस में थी, आखिर उनका ही ये पार्ट था, ब्रांच था, लेकिन
ये स्पेन का ब्रांच था। फ्रांस के एक पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है स्पेन, उसकी एक शाखा थी बर्बन, उसका इस पे ये नेपल्स और 2 सिसिलीज पर इसका डोमिनेंस था। तो इस प्रकार हम इस पे देखते हैं कि किंगडम ऑफ पीडमोंट या सार्डिनिया सिर्फ यही एक भूभाग ऐसा है, टेरिटोरीज, जिस पर कि इटालियन प्रिंस का डोमिनेंस है। बाकी सब पर फॉरेनर मतलब हैब्सबर्ग हो या पोप का डोमिनेंस स्थापित था। तो अब यहाँ के जितने भी छोटे छोटे टेरिटोरीज हैं, ये सब अपने इटालियन प्रिंसेस विक्टर इमैनुअल सेकेंड के भूभाग में मिलना चाह रहे थे कि हम फॉरेनर डोमिनेंस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस किंगडम ऑफ पीडमोंट या किंगडम ऑफ सार्डिनिया, जिसके कि किंग है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इसमें ये लोग मिलना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो यूनिफिकेशन शुरू होता है, वहाँ के मतलब वहाँ के जो फॉरेनर यानी वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज हैं, सबसे पहले हम मैज़नी का नाम लेंगे, जूसेपी मैज़नी। ये जूसेपी मैज़नी ने एक नेशनलिस्ट ग्रुप लॉन्च करते हैं। अब ये मैज़नी जो नेशनलिस्ट ग्रुप लॉन्च करते हैं, उससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स उत्पन्न होती है और वो उस ग्रुप का नाम था यंग इटली, जिसको हम इसके पहले भी मैं चर्चा की हुई थी। तो उसका नाम था यंग इटली। अब ये यंग इटली में अप्रॉक्स इटली के लगभग 60,000 मेंबर उसमें जुड़ गए थे। अब ये 60,000 मेंबर मिल करके इस पूरे भूभाग में एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स को फैला रहे थे और जो फॉरेनर डोमिनेंस थी उसकी जड़ को यहाँ से हटाना चाह रहे थे। अब ये मैज़नी अपने यंग इटली के माध्यम से पूरे जो भूखंड थे उन सब के लोगों को इनके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अगेंस्ट में लोगों को भड़काना शुरू किए। आगे चल के इसका साथ देने के लिए काबुल भी साथ हो जाते हैं, ये भी यंग इटली में जुड़ जाते हैं और यंग इटली के मेंबर बनने के बाद ये भी इस काम को यूनिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। अब ये वहाँ के जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है, इसको यहाँ से ओवरथ्रो यानी इस किंगडम को ओवरथ्रो करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब ये ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया ये सार्डिनिया पे, ये दोनों भूखंड, इस पे ऑस्ट्रिया क्या करता है, वार डिक्लेयर कर देता है। अब हम सोचते हैं कि जब इस पे ऑस्ट्रिया वार डिक्लेयर करता है तो इस भाग के जितने भी लोग हैं सब इसकी मदद करते हैं और इसकी मदद करने के बाद ये क्या होता है, 1858 से 59 में इस इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी, अब इस लोम्बार्डी को तोड़ के हम इस भाग में इटालियन का जो भूभाग है इसमें हम मिला लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लोम्बार्डी और किंगडम ऑफ पीडमोंट और किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ये तीनों अब इटली के भूखंड में मिल जाते हैं। जिस प्रकार फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन का फर्स्ट फेज यहाँ पे पूरा होता है। अब देखिए सेकेंड फेज में क्या होता है कि सेकेंड फेज यही जो दौर होती है, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, फिर इन सबों के बीच में ये वार शुरू होती है और 1860 में फिर इंटीग्रेशन ऑफ पार्मा, मोडेना, टस्कनी एंड 2 सिसिलीज, ये 2 सिसिलीज का कुछ थोड़ा सा पार्ट्स, ये जो नॉर्थ वाला बीच वाला जो पार्ट्स है, ये टूट के 1860 में इटली में पूरा मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन का 2 पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे भूभाग जैसे लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट और नेपल्स का कुछ भाग यानी सिसिलीज का कुछ भाग ये बीच वाले भूखंड में मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का जो है तो वहाँ का डोमिनेंस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट में बचता है सेंटर में पोप का
डोमिनेंस और डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। इसके पहले वीडियो में मैं बताई थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिसमें हम बताए थे कि किस प्रकार पर्सिया ऑस्ट्रिया को यूनिफाई करने के बाद वो क्या कर दिए थे, फ्रांस पर वार डिक्लेयर कर दिए थे और फ्रांस को डिफीट कर दिए थे। और इस रोम के ऊपर जो पोप का आधिपत्य था वो फ्रांस के पोप का था। जो ही वहां पे 1866 में जब फ्रांस को मिला लिया जाता है पर्सिया में, तो यहाँ का जो जितने भी फोर्स है, आर्मी डिपार्टमेंट है, ये पुनः छीन लिया जाता है। जब यहाँ पे आर्मी छीन लिया जाता है, इसी पर विक्टर इमैनुअल सेकेंड पुनः इस भाग को गैरिबल्दी भी कुछ दिन के बाद इस यंग इटली में मिल जाते हैं और यहाँ की सेना को लेकर के फिर इस सब भूखंड को आपस में विक्टर इमैनुअल सेकेंड की सहायता से फिर इस भूखंड को जीत लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अब इंटेग्रेशन ऑफ वेनिस, अब ये थोड़ा सा भाग यहाँ बच गया था वेनिस का, ये भी जीत लिया गया, यहाँ भी कंकोर, ये भी भाग हो गया, ये भी टस्कनी भी, पेपल स्टेट भी, अब बच गया था यहाँ पे वेनिस और नेपल्स और सिसिलीज। तो ये पार्ट को लास्ट फेज में, यानी कि फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन के लास्ट फेज में इसको कंक्वर कर लिया जाता है। और इस यहाँ जो रोम है, रोम को ये पूरे इटली का 1871 में इसको कैपिटल बना दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन के 3 चरण में हम पूरे इटली को यूनिफाई कर लेते हैं। इस प्रकार इस यूनिफिकेशन में मैजनी को वहाँ के यूनिफिकेशन का हार्ट कहा गया है, काउंट काबूर को उसका ब्रेन कहा गया यूनिफिकेशन का, और गैरिबल्दी को स्वॉर्ड ऑफ द इटली, यानी इटली का तलवार इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ आर्मी की मदद से विक्टर इमैनुअल सेकेंड की आर्मी को लेकर के गैरिबल्दी इन सारे नेपल्स पे या सिसिलीज पे या वेनिस पे जाते हैं और इस तलवार की सहायता से यानी फोर्स की सहायता से इसको कंक्वर किया जाता है। इसलिए गैरिबल्दी को स्वॉर्ड ऑफ द इटली कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ द इटली किस प्रकार मैजनी, काउंट काबूर, जोसेफी, गैरिबल्दी के द्वारा इसको यूनिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन मैं बताऊंगी। धन्यवाद।